हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 एंड ये है हमारा पार्ट 7 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चिपकू मूवमेंट, बीच बचाओ आंदोलन एंड नवदन्या के बारे में। हम स्टार्ट कर रहे हैं चिपकू मूवमेंट के साथ। तो हमें से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले से ही चिपकू मूवमेंट के बारे में सुन रखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवमेंट है। इसके बारे में बहुत सारे कार्टून्स में भी दिखाया गया है। The famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful। देखो, हमें ये देखने को मिलता है इस चीज़ से कि एक कम्युनिटी चाहे या लोग चाहें तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। जैसे कि चिपको मूवमेंट में लोगों ने पेड़ से चिपक के पेड़ों को बचाया और जो डिफॉरेस्टेशन होने वाले थे उसको बदला। तो हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ है वो दिखाई गई। Attempts or revive the traditional conservation methods or developing new methods of ecological farming are now widespread। और इन लोगों ने कैसे वाले मेथड्स को अपनाए जो इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, क्योंकि आजकल देखा गया है लोग बाग फार्मिंग में या फिर कुछ भी इस तरह का जो करते हैं काम, उसमें केमिकल्स का बहुत यूज़ करते हैं। तो उससे फसल तो आपकी जल्दी ग्रो कर जाएगी, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। आप जब केमिकल से युक्त फसल को खाओगे तो वो आपको उतना सेहतमंद नहीं रहेगी आपके लिए और आपको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी अलग। तो इसलिए आजकल लोग बाग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान भी दे रहे हैं। तो ये वो एक कम्युनिटी थी जिसने चिपको मूवमेंट किया। जब कोई पेड़ काटने आता था तो ये पेड़ों से इस तरह से चिपक जाते थे। ओरिजिनली जो फोटो है चिपको मूवमेंट का वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें देखिए आपको दिख रही होंगी किस प्रकार से ये लेडीज पेड़ के आसपास चिपक गई हैं। ये रियल फोटोग्राफ है और पेड़ को ताकि जो काटने आया था वो ना काटे। तो देखिए पहले के लोग कैसे होते थे, बस एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पे रख देते थे। लेकिन आज लोगों में इन चीज़ों की कमी देखने को मिलती है। तो ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में इसीलिए दिए गए हैं ताकि हम जानें कि पहले लोग कैसे थे और अब कैसे हो गए, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और सिर्फ एनवायरनमेंट को नहीं, अगर आप ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं तो इसको लॉन्ग टर्म में आप ही के लिए प्रॉब्लम होंगी। जैसे पेड़ काट रहे हो और आज आप देख रहे हो ना, कोरोना के टाइम पे हमें ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है। पेड़ हमें नेचुरल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हम पेड़ को ही काटते हैं। तो प्लीज़ लोगों को बोलिए और खुद भी समझिए। ये चैप्टर्स आपको सिर्फ रटने के लिए नहीं दिए हैं, ये चैप्टर्स आपको इसलिए भी दिए हैं ताकि आप इनसे सीखें और लोगों को भी सिखाएं। अब जो दूसरी चीज़ है वो दो आंदोलन और हैं। एक तो है बीज को लेके, सीड, जो बीज था हमारा बीज बचाओ आंदोलन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, हमें ये जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं हमारे, इनको बचाना है। और एक नवदन्या, ये भी इसी से रिलेटेड है। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी and Navdanya have shown that adequate levels of diversified crops production without the use of synthetic chemicals are possible and economical viable। तो देखिए ये कुछ आंदोलन चलाए गए थे, इससे इन लोगों ने बीज बचाने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्पेसीज होती हैं। आपने राजमा तो सबने खाया होगा ना, तो राजमा की ही अपनी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, 200-250 बहुत सारी होती हैं। तो इन सबको ये कंजर्व करके रखना चाहते हैं और इनका मानना है कि हमें जो केमिकल्स होते हैं उनके अलावा चीज़ों को ग्रो करना चाहिए जो इकोनॉमिकल विएबल भी होती हैं और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम लिखते हैं JFM के नाम से, प्रोग्राम फर्निशेस अ गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। देखो
एक हमारे यहाँ है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलके हमारे खराब फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं। द प्रोग्राम हैज बीन इन द फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988, मतलब फॉर्मली ये कब से चल रहा है, 1988 से, when the state of Odisha passed the first resolution for जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 1988 में किस स्टेट में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का ये रेजोल्यूशन पास किया, तो उड़ीसा हो जाएगा। द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज institution that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लोकल इंस्टीट्यूशन है उनको हम एक्टिविटीज देते हैं करने के लिए, सो दैट वो जो डिग्रेडेड हमारा फॉरेस्ट हो चुका है, खराब हो चुका है, उसको मैनेज कर सके, किसके साथ मिलके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके। In return, the members of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produces and share in the timber harvested by successful protection। तो देखो ये कम्युनिटीज इतनी ज़्यादा देखभाल करती हैं फॉरेस्ट की, तो इसके बदले में इनको क्या मिलता है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि लकड़ी के अलावा जो हमें और चीज़ें मिलती हैं, उससे तो पेड़ को कोई हानि नहीं होती है, लेकिन लकड़ी के लिए पेड़ काटा जाता है, इस वजह से जो नॉन टिम्बर प्रोड्यूस हैं वो इनको दे दी जाती हैं। और कई बार जो सक्सेसफुल प्रोटेक्शन होता है उसके तहत जो हम टिम्बर काटते हैं, निकालते हैं ट्री से, वो भी इनको दे दी जाती है। The clear lesson from the dynamics of the both in the environmental destruction and reconstruction in India is that local communities everywhere have to be involved in some kind of natural resource management। देखो इस जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा, थोड़ा लंबा चैप्टर था, ये 7th पार्ट था इस चैप्टर का, इसलिए मैंने डिवाइड भी कर दिया इस चैप्टर को। तो उस समय हमने ये सीखा है कि जितना भी इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जितनी भी तबाही मच रही है हमारे इन्वायरमेंट में, और जो भी हम उसको सही करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने इंडिया में, वो उसको सही करने के लिए हमें लोकल कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ही है। वो बहुत ही अच्छा क्या करती हैं, एज अ सोर्स प्ले करती है ये सब काम करने के लिए। बट देर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर stage in the decision making, except only those economic or developmental activities that are people centric, environment friendly and economically rewarding। तो हमने इस चैप्टर से क्या समझा, हमें ऐसी एक्टिविटी करनी होंगी जो कि इकोनॉमिकली हमारे लिए फ़ायदा करेंगी, लेकिन उस इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए ऐसा ना हो कि हमारे इन्वायरमेंट का को वो प्रॉब्लम करें। और वो अगर इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो देखो लॉन्ग टर्म में, जैसा मैंने बताया, हमें तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो हमेशा चीज़ें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए और साथ में साथ इकोनॉमिकली रिवार्डिंग भी होनी चाहिए। मतलब पैसा तो आए, लेकिन वो ऐसा पैसा ना आए जो हमारे इन्वायरमेंट को ही खराब कर दे, है ना। तो ये इस चैप्टर का आपको समझाना था। पेड़ों को बचाना है हमें, और हर चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, ठीक है। हमें लकड़ी चाहिए, घर बनाने के लिए चाहिए, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग या जो भी कंस्ट्रक्शन में चाहिए, हम एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि एक दिन में पेड़ नहीं उगता है, बहुत टाइम लेता है। इसलिए हमें हिसाब से ही यूज़ करना चाहिए हर चीज़ को, फ्यूचर की सोचते हुए। तो आई होप आपको इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको इस चैप्टर से और क्या क्या सीखने को मिला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज़ विद साधना।